वेलकम। आज मैं आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में बताऊंगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी, ये कब साइन की गई और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स शामिल थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बेसिकली शामिल किया था। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल किन हालात में या किस कॉन्टेक्स्ट में साइन की गई। तो बेसिकली वर्ल्ड वार वन का होना ही बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल का बैकग्राउंड है। तो जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई तो उसके बाद पीस कायम करने के लिए, फर्दर जंग को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई। इसके साथ कुछ दूसरी भी ट्रीटीज़ शामिल थी, लेकिन चूँकि मैं आज आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में बता रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ इसी का जिक्र करूँगा। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया की तरफ से थी, जो जर्मनी पर बेसिकली लागू की गई थी। तो जर्मनी को बेसिकली वर्ल्ड वार वन का इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि वर्ल्ड वार वन बेसिकली जर्मनी ने शुरू की और इस दौरान जितना भी नुकसान हुआ या जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा मलबा जर्मनी पर ही लगाया गया। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जर्मनी के बारे में थी। तो आप ये एक न्यूज़पेपर का हिस्सा भी देख सकते हैं कि ट्रीटी साइंड वार ओवर, कि ट्रीटी साइन हो चुकी है, वार ख़त्म हो गई है। तो जो विल्सन थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, लीव्स पेरिस, चूँकि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल पेरिस में साइन की गई थी, इसे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल संडे मतलब वापस चला गया। जर्मन प्लेज टू एक्ट इन अ गुड फेथ। तो बेसिकली इनमें जो टर्म्स थी उसको ओबे करने के लिए ये लाइन आप देख सकते हैं कि जर्मन्स प्लेज्ड टू एक्ट इन अ गुड फेथ। तो आइए अब देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या फ़ीचर्स थे, क्या क्या चीज़ें ट्रीटी ऑफ वर्साइल में शामिल थी। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वो आता है टेरिटोरियल चेंजेस। टेरिटोरियल चेंजेस जैसे मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल बेसिकली जर्मनी के मतलब थी, तो टेरिटोरियल चेंजेस भी बेसिकली मैं आपको जर्मनी के बारे में बताऊंगा। तो जर्मनी ने बेसिकली अपना 11% टेरिटरी जो थी वो लॉस कर दी वर्ल्ड वार वन के बाद, और इसके अलावा इस 11% लैंड में 7 मिलियन तकरीबन पॉपुलेशन थी जर्मन की, तो वो भी चली गई। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल के मुताबिक कि 11% लैंड जर्मनी देगा और इसके साथ उसमें जो 7 मिलियन पॉपुलेशन है या कुछ दूसरे तरीक़ों से वो इसके जाएंगे। इसके अलावा जर्मनी को ये कहा गया कि वो बेल्जियम की मोरेज़नेट पर सोवरेनिटी एक्सेप्ट करे। मोरेज़नेट बेसिकली बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान, बेसिकली फ़र्ज़ करें ये जर्मनी है, ये बेल्जियम है, ये मतलब दो बॉर्डर मिलते हैं, तो तकरीबन बिल्कुल ये बॉर्डर के ऊपर ये मोरेज़नेट का इलाका है। तो वर्ल्ड वार वन से पहले जर्मनी का मोरेज़नेट पर कब्ज़ा था, लेकिन वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये कहा गया कि जर्मनी इस बात का पाबंद है कि वो बेल्जियम की मोरेज़नेट पर सोवरेनिटी एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अल्सास एंड लोरेन ये भी जर्मनी का पार्ट थे। ये पीछे 1870-71 में जब फ्रांको प्रूशियन वार हुई थी, जर्मनी को प्रूशिया भी बोला जाता है। मतलब पर्शिया में और प्रूशिया में फ़र्क है। पर्शिया ईरान को बोला जाता है और प्रूशिया पहले जर्मनी का नाम था। तो फ्रांको प्रूशियन वार मतलब फ्रांस और पर्शिया के दरमियान, प्रूशिया के दरमियान वार हुई थी, तो उसमें अल्सास एंड लोरेन जर्मनी के पास थे, लेकिन वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म हुई तो ये दोबारा फ्रांस को रिटर्न कर दिए गए। इसके अलावा जो चेकोस्लोवाकिया है और पोलैंड है ये भी जर्मनी का हिस्सा थे, मतलब थे तो ये अलग से, लेकिन जर्मनी ने इन पर इन्वेड किया हुआ था, कब्ज़ा किया हुआ था, तो इनको आज़ादी मिल गई, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड। बाद में जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुई थी तो जर्मनी ने दोबारा पोलैंड पर इन्वेड किया था। तो ये बेसिकली कुछ टेरिटोरियल चेंजेस थे जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में शामिल थे। इसके बाद आता है मैंडेट्स। मैंडेट्स किसे बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी उसका जो आर्टिकल 119 था उसमें यह लिखा था कि जर्मनी इस बात का पाबंद है कि उसकी जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो उन्हें छोड़ देगा। मतलब आप फर्दर कोई कॉलोनी भी जर्मनी के पास नहीं होगी। और आर्टिकल 22 ट्रीटी ऑफ वर्साइल का ये कहता है कि जो जर्मनी जिन कॉलोनीज़ को छोड़ेगा वो बेसिकली मैंडेट्स बन जाएंगी। अब मैंडेट से क्या मुराद है? मैंडेट से मुराद ये है कि जो कॉलोनीज़ हैं, मिसाल के तौर पर जो जर्मनी ने कॉलोनीज़ छोड़ी थी, अब कोई ना किसी ने तो उनको चलाना था, तो उनको मैंडेट्स बना दिया गया। अब जो लीग ऑफ नेशन थी बेसिकली ये चीज़ उसमें आती है। लीग ऑफ नेशन में ये कहा गया कि जो कॉलोनीज़ हैं और जो अलाइड पावर्स हैं वो लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से उन कॉलोनीज़ को रन करेंगी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में भी यही तय पाया
कि जो कॉलोनीज़ जर्मनी लेफ़्ट करेगा, छोड़ेगा, वो लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से जो अलाइड पावर्स हैं वो उनको रन करेंगी। अब उनमें कौन कौन सी कॉलोनीज़ शामिल थी? उनमें टोगोलैंड और जर्मन कैमरून शामिल था, जो फ्रांस को दे दिया गया। ये दोनों कॉलोनीज़ थी जर्मनी की, तो ये अब फ्रांस इनको रन करेगा। अब ये दोनों बेसिकली मैंडेट्स बन चुकी हैं और लीग ऑफ नेशन के बिहाफ से फ्रांस इनको रन करेगा। उसके बाद रोंडा और यूरंडी इसमें शामिल था, ये बेल्जियम को दे दिए गए। इसके बाद जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका को दिया गया। इसके बाद जर्मन ईस्ट अफ्रीका, ये यूके को दिया गया कि ये इसको रन करेगा। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी कुछ कुछ हिस्सा हासिल किया, क्योंकि उन इलाकों में भी जर्मनी की कुछ ना कुछ कॉलोनियाँ थी। आइसलैंड्स कुछ थे जो जर्मनी ने अपनी कॉलोनी बना रखे थे। तो ये थे बेसिकली मैंडेट्स जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में शामिल थे। इसके बाद आता है मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तकरीबन ट्रीटी ऑफ वर्साइल को जहाँ भी हम डिस्कस करें तो ये चीज़ इसमें लाजमी आती है। इसमें क्या कहा गया कि जर्मनी 1 लाख से ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर नहीं रख सकता, कि मिलिट्री की जितनी भी आर्मी होगी वो 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल होगी। इससे ज़्यादा जर्मनी मिलिट्री ऑफिसर रख ही नहीं सकता, रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। इसके अलावा प्रोहिबिटेड आर्म ट्रेड, कि जर्मनी बिल्कुल उसकी असले की तजारत नहीं करेगा, ना असला फ़रोख्त करेगा और ना ही किसी से असला ख़रीदेगा। इसके अलावा जर्मनी कोई सबमरीन नहीं रख सकता, जर्मनी के पास सबमरीन नहीं होगी। सबमरीन के बारे में आप जानते हैं कि जर्मनी ने सबसे पहले सबमरीन दरियाफ्त की थी और सबसे पहले यूज़ भी जर्मनी ने ही इसे किया था। तो जर्मनी पर यह पाबंदी लगाई गई कि जर्मनी सबमरीन नहीं रख सकता। इसके अलावा जो नेवी थी वो 15,000 तक महदूद की गई, कि 15,000 से ज़्यादा ऑफिसर नेवी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा नो एयर फोर्स, कि जर्मनी कोई एयर फोर्स नहीं रख सकता, ये आर्टिकल 198 में लिखा हुआ था। इसके अलावा आर्मी के जो पब्लिक स्कूल्स थे, आर्मी पब्लिक स्कूल, उनकी तादाद भी फ़िक्स की गई कि वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो बेसिकली ये थी कुछ मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तरफ से जर्मनी पर लगाई गई। तो इसके बाद आता है रिपारेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल का जो आर्टिकल 231 है उसके मुताबिक वर्ल्ड वार 1 का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी है। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में लिखा गया आर्टिकल 231 में। और इसके मुताबिक जर्मनी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल को कैसे एक्सेप्ट किया, ये भी मैं आपको एंड पे बताता हूँ। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के 231 आर्टिकल के मुताबिक जर्मनी ने इसको एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल मैं ज़िम्मेदार हूँ। इसके बाद एक रिपारेशन कमीशन कायम किया गया, जिसका मकसद ये था कि ये इस बात का अंदाज़ा लगाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। मसलन वर्ल्ड वार 1 हुई, उसमें फ़्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इनका जितना भी नुकसान हुआ है ये रिपारेशन कमीशन उसका अंदाज़ा लगाएगा और उसके बाद वो जितनी भी रकम होगी वो सारी की सारी बेसिकली जर्मनी पे करेगा। ठीक है, तो इस रिपारेशन कमीशन ने जो अंदाज़ा लगाया वो था $5 बिलियन। ठीक है, तो ये अब $5 बिलियन जर्मनी को पे करना था। तो आप यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन $1 तकरीबन लाखों जर्मन्स के बराबर था, $1। तो $5 बिलियन अदा करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और ये उन कंट्रीज़ को भी पता था कि जर्मनी यह वापस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बुनियादी जो मालूमात इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। तो ये रिपारेशन कमीशन ने यह अंदाज़ा लगाया कि अब जर्मनी ये पे करेगा। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल का हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद आता है गारंटी, कि अब ये जो रिपारेशन है कि ये जर्मनी पैसे पे करेगा। इसके अलावा मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन, इसके अलावा ये मैंडेट्स जो हैं, इनकी गारंटी के लिए क्या चीज़ थी? तो इनकी गारंटी के लिए बेसिकली जर्मनी का जो राइनलैंड था ये जर्मनी का हिस्सा है। इसके अलावा जो ब्रिडगी हेड्स है ये भी जर्मनी का एक इलाका है। तो ये बेसिकली ऑक्यूपाइड किया जाएगा अलाइड फोर्सेस की तरफ से फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, तो शर्त क्या थी कि जितनी भी शराइत जर्मनी पर लागू की गई हैं जर्मनी अब इन पर अमल करेगा। ठीक है, तो अगर तो जर्मनी इन पर अमल करता रहेगा तो 15 साल के अंदर अंदर ये दोनों इलाके जर्मनी को वापस कर दिए जाएंगे। और अगर जर्मनी इन पर अमल नहीं करेगा तो ये इलाके अलाइड फोर्सेस दोबारा अपने कब्ज़े में ले लेंगे और यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी इनमें से चीज़ें होंगी, वो सारा के सारा वो अपने पास रखेंगे। तो ये बेसिकली गारंटी के तौर पर था।
इसमें यह था कि अगर जर्मनी ओबे करता है, ठीक है, तो पहले 5 साल के अंदर कुछ इलाका वापस किया जाएगा, उसके बाद फर्दर 10 साल के बाद किया जाएगा, और कंप्लीट जो विदड्रॉल है वो 15 ईयर्स में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये एज आ गारंटी के तौर पर राइनलैंड और ब्रेडगी हेड्स अलाइड फोर्सेस ने अपने पास रखे, जिनमें अलाइड फोर्सेस में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कायम की गई, जिनमें लीग ऑफ नेशंस भी आता है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो लेबर्स के मतलब थी, उनके जो आवर्स हैं, उनकी जो रिक्रूटमेंट है और उनके जो वेजेज़ हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा इंटरनेशनल ओपियम कन्वेंशन के जो ये नशे वगैरह की चीज़ें, इनके बारे में ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गई। इसके बाद रिएक्शन देख लें कि रिएक्शंस कंट्रीज़ के क्या क्या थे। तो सिवाय फ्रांस के, फ्रांस इस ट्रीटी से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ट्रीटी ऑफ वर्साइल से फ्रांस को मिला। फ्रांस को अपने इलाके अल्सास एंड लोरेन मिल गए, ठीक है। इसके अलावा वो विनर भी था, तो उसे कॉलोनीज़ भी मिल गई जर्मनी की। इसके अलावा ब्रिटेन में इसका जो रिएक्शन था वो बड़ा मिक्स्ड था। कुछ लोग ये समझते थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तमाम शराइत काफ़ी हार्श है, जर्मनी इनको ओबे नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ का ख्याल था कि बिल्कुल इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। फ्रांस का रद्द-ए-अमल तो बड़ा सख्त था, बल्कि अवाम ने बहुत ज़्यादा इसको इकट्ठे होकर इंजॉय किया कि बिल्कुल जर्मनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाकी कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो भी मिक्स्ड थे। कुछ का ख्याल था कि ठीक है, कुछ का ख्याल क्या था कि नहीं ठीक। लेकिन ओवरऑल सबका रिएक्शन यही था कि जर्मनी को कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सब ये कंसिडर करते थे कि वर्ल्ड वार 1 का सारा ज़िम्मेदार बेसिकली जर्मनी ही है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें थी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में शामिल थी, और ये जर्मनी पर लागू की गई थी कि जर्मनी इन सब को एक्सेप्ट करेगा। अब जब ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल और इनकी सारी शराइत जर्मनी के सामने पेश की गई, तो जर्मनी ने पहले इसको मानने से इनकार किया। इसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो जर्मनी ने यह कहा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के आर्टिकल 227, इसके अलावा 230 और 231, अगर ये वाले आर्टिकल 227, 230 और 231 अगर ये हटा दिए जाएँ तो जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके आंसर में जो अलाइड फोर्सेस थी, जो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया था, इन्होंने कहा कि अगर जर्मनी पूरी की पूरी ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करता तो 24 घंटे के अंदर अंदर जर्मनी पर इन्वेड कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे जर्मनी को कब्ज़े में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त जर्मनी के जो रूलर थे उसने रिज़ाइन कर दिया था, और फिर जो नए आए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरह जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया। तो ये थी बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।